नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा रखता हूं कि आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हियर बाय आई कम अप विथ यूनिट 1 ऑफ IKS द इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसका हम कवर कर रहे हैं मैनेजमेंट का पार्ट। अब मैनेजमेंट के इस फर्स्ट यूनिट के अंदर you will find many things which are very much related to the literature, and that too we can significantly say the Vedas, the Upanishads, and many more such literal aspects. Dear students, let's not waste our time and dive into the reality of the Vedas. Our today's lecture will be of Indian knowledge system, and that too we are talking about the Vedic Indian period. Now, if I say the Vedic period, it means the born of cultural traditions, the born of culture in India. Yeah, you can say कि sir, what will be the literature का history throughout our Indian supremacies. तो we have seen वेरियस काइंड्स ऑफ लिटरेचर जो हमने सुना है, उनके बारे में बहुत बार सुना है। हमें लोग बताते हैं कि जैसे वेदा है तो वो श्रुति और स्मृति। अब श्रुति का मतलब है वो जो सुन के याद रखा जाए, और स्मृति वो है जो याद रख के उसे हम प्रस्तुत करें। ठीक है, तो श्रुति स्मृति हमने बहुत बार सुना है। उसके अंदर वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, पुराण आते हैं। अब ये सारी चीज़ें है क्या, और इन पुराणों का हमारे मैनेजमेंट से क्या लेना देना है। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू सी तो 4 वेद हमें बताए गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अब ये चारों वेदों के बाद आते हैं उपवेद, जैसे कि धनुर्वेद, फिर आयुर्वेद। ये आपने सुने हैं। जैसे धनुर्वेद जो है, मैं आगे आपको बताऊंगा। इट्स धनु मतलब इट्स रिलेटेड टू बो एंड एरो, मतलब आर्चरी। तो द वेदा विच टीचेस यू अबाउट धनुष आर्चरी, वो जो है उसे हम बोलते हैं धनुर्वेद। व्हाट इज द रोल ऑफ लिटरेचर इन इंडियन सोसाइटी, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट एज टू आवर लाइव्स आर कंसर्न्ड। When I say management, we all know this definition that it is getting things done by others. But then there comes a question of organizing those things for the other person to do it smoothly. Dear students, यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ये है relevance of management, जो कि बोलता है it is essential function of any organization. Not just organization, I'll rather say it depends more on our personal lives also. जैसे एक हाउसवाइफ होती है ना, you might have seen your mother who might be a housewife. तो उनको आपने घर को मैनेज करते हुए देखा है, how well she manages the house. मतलब you cannot say कि मैनेजमेंट कहीं नहीं लगता है ना। एक शेर को शिकार करने के लिए भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि उसे कब अटैक करना है अपने प्री एनिमल पे, कब उस पर झपटना है, उसका कौन सा अंग जिस पे मैं हमला कर सकता हूँ और मैं उसे नाजुक उसी क्षण उसे बना सकता हूँ, और उसकी वीकनेसेस को पकड़ के मैं उसे वहीं दबोच सकता हूँ। ये सारा मैनेजमेंट एक एनिमल तक करता है, तो सोचिए हम तो फिर भी मनुष्य हैं। We also need to think of every aspect of management throughout our lives. If you ask me, सर मैनेजमेंट इंडिया में कब से है, तो मैनेजमेंट इंडिया में तब से पाया जाता है जब से इंडिया पाया गया है। बट इफ यू आस्क मी द डेट्स, तो हियर यू हैव दिस सिविलाइजेशन विच इज द सुमेरियन सिविलाइजेशन। द सुमेरियन सिविलाइजेशन, बेसिकली ये सुमेरियन सिविलाइजेशन शुरू हुआ फ्रॉम द नेम ऑफ द माउंटेन कॉल्ड सुमेरु। अब ये सुमेरु नाम का पर्वत जो था उसके आसपास रहने वाले लोग जिनसे बने
Sumerian civilization which was found around 5000 BC. प्लीज आप लोग भी मेरे साथ अंडरलाइन करते रहे. In Sumerian civilization, the first point is the temple priests used to collect taxes and managed the estates. When a state gives more importance to the temple, then the temples will be very significant source of generating income. And here you can definitely see the Sumerian civilization was such where the temple priests, जो पंडित जी होते थे, वही टैक्स कलेक्ट करके एस्टेट्स को मैनेज करते थे. The second ancient civilization which is reported was the Egyptian civilization, which was from 5000 to 525 BC. यहाँ पे आप लोगों ने देखा है, क्या देखा है? सबसे बढ़िया द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड्स. अब ये पिरामिड जो है ये वास्तुकला का, फिर एक आर्किटेक्चरल अजूबा तो है, पर उसके साथ साथ वो एक मैनेजमेंट का एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया प्रस्तुत करता है. बहुत बड़े हैं ये पिरामिड्स. Some of you might have traveled to the place and you might have seen the pyramids, but some might have just seen in various TV channels, या फिर इधर उधर उसके वीडियोस देखने को मिल गए, and we might have seen those things. तो पिरामिड्स का आकार हमें पता है, दे आर प्रिज्म्स. अब प्रिज्म्स उस समय पे बनाना इज इन इटसेल्फ अ वंडर, क्योंकि इतने बड़े क्रेन्स, इतने बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, हाउ वुड इट हैव बीन मैनेज्ड? तो ये सब चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करें तो इसका आंसर निकलता है सिर्फ और सिर्फ अ गुड पीस ऑफ मैनेजमेंट. सो हियर you can underline, in the ancient Egyptian civilization we found planning, organizing, controlling techniques. Now when we talk about the Indian civilization, we will see that Harappan and the Mohenjo-daro cities, they showed evidences of management skills. Like अभी भी लोग जब भी excavations के काम करते हैं तो they find out कि धोलावीरा जो अपने गुजरात में है, फिर ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे एंशियंट सिविलाइजेशंस पाए जाते हैं इंडिया में. अभी रिसेंटली somebody found out, the archaeology department found out that there are some well built places for drain systems, there are some well sanitization systems. तो ये सारे सिस्टम्स उस समय पे बनाई है और वो इस तरह बनी है कि वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर, रेती, मिट्टी, ये जो कुछ भी था उन्हीं से बनी थी. बट उनका एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है कि वो एक मैनेजमेंट का आर्ट वर्क है. क्या है? आर्ट वर्क. वी हैव ऑल्सो सीन दैट इन द पीरियड ऑफ रामायण, इन द पीरियड ऑफ भगवद गीता, मतलब द महाभारत, वी हैव सीन दैट देयर वर प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. तो वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में भी आप अगर लेक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ऑलरेडी वो लेक्चर्स ले चुका हूँ. मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत. सो अंडरलाइन करने के लिए यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन द होली वेदस, द रामायण एंड द गीता, द इंडियन एपिक्स which highlight managerial principle. Then comes a very prominent and significant personality which is associated with the commercial field of every education system, and that name is Kautilya. दोस्तों, कौटिल्य उनका नाम इसीलिए था क्योंकि उन्होंने कूटनीति, जिसको कुटिल नीति बोलते हैं, उसका प्रयोग किया था. बेसिकली इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ कुटिल नीति, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ ब्यूटीफुल पॉलिटिकल डेवलपमेंट. He was a person with a good sense of politics, a person with good sense of economics, and a person with good sense of philosophy along with management principles. If you will read Kautilya's Arthashastra, you will definitely say कि सर हमको बहुत कुछ ऐसा जानने को मिला जो अभी तक हमको लगता था कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है, या फिर ये इस चीज़ का हिस्सा है या उस चीज़ का हिस्सा है.
बेसिकली चाणक्यस अर्थशास्त्र, जिसको बोला जाता है कौटिल्यस अर्थशास्त्र, revolves around principles and practices of economics and politics together, along with how should a ruler be, how should the ministers be, what are their rights and duties, and also डिपार्टमेंट्स कैसे काम करने चाहिए गवर्नमेंट के अगर हो तो, फिर मीटिंग्स राज्यसभा में सभा कैसी होनी चाहिए, फिर यू विल ऑल्सो फाइंड द डीप रूट्स ऑफ वॉर, यू विल फाइंड द रूट्स ऑफ डिप्लोमेसी in his book. Chanakya is thus considered one of the earliest modern writers of management in India. So dear students, अभी जो मैंने आपको बताया उसके अंदर हम ये अंडरलाइन करेंगे कि कौटिल्यस अर्थशास्त्र written in 321 BC. His real name was Vishnugupta, which came to be popularly known as Chanakya. What he describes mainly is, you can say, economics and politics. Work mainly describes principles and practices of economics and politics. And this whole book, if you read this book, it covers operations of state, duties of ruler, ministers, meetings, government departments, diplomats, war and peace. Also gives a deep root of trade and commerce. Why? Because by the time the Maurya dynasty came into existence, there started the roots of import and export through Indian sea lines. तो ये भी जानना ज़रूरी है कि उस समय व्यापार होने लगा था, वो भी आउट ऑफ इंडिया भी होने लगा था. चाणक्य इज दस कंसिडर्ड, ये आपको पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ MCQ. He is thus considered as one of the major authors and earliest ones to write about management in India. Why management? Because he has covered every aspect related to management. वेद, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना है, पर इस शब्द का रियल सेंस में मीनिंग क्या होता है? वेद शब्द आता है विद से, और विद का मतलब है नॉलेज, टू लर्न, टू नो. अब यहाँ पे हम वेद क्यों पढ़ रहे हैं? वाई आर वी रीडिंग द वैदिक पीरियड, और उसका हमारे लाइफ में, ये मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में उसका क्या रेलेवेंस है? दोस्तों, कहना ये चाहते हैं कि जिस समय लोग आदिवासी होकर घूम रहे थे, उस समय की बात है कि उस समय में भी ऋषि मुनि जो थे, दे वर वेल एस्टैब्लिश्ड, दे वर वेल मैनेज्ड पीपल, वेल मैनर्ड पीपल, एंड दे यूज टू राइट वेरियस लिटरेचर थिंग्स, जिसके अंदर से या तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं से प्राप्त किया हुआ ज्ञान था, या उन्होंने सुना हुआ ज्ञान था. तो ये जो ज्ञान उनके अंदर था, उसी ज्ञान को उन्होंने प्रस्तुत किया और लोगों तक पहुंचाने का जो जरिया बना वो था वेद. दोस्तों, ये वेद जो है, ये वेदों का सर्जन कैसे हुआ? तो ये वेदों का सर्जन कुछ इस प्रकार से है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण नहीं बोल रहा, मैं ब्राह्मण बोल रहा हूँ. ब्राह्मण जो है, मतलब कि यहाँ पे डिपिक्शन हुआ है विष्णु भगवान का, नारायण जिसे हम कहते हैं, वो जो ब्राह्मण है, उनकी नाभि, मतलब द नेवल पार्ट, वहाँ से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई. और ब्रह्मा को ब्राह्मण ने ये वेद उच्चारण के लिए दिए गए थे, और ये जो वेद उच्चारण के लिए दिए, उनको ब्रह्मा जी अपने चतुर्मुख से माता सरस्वती की मदद से गाते हैं. तो ये जो वेद है, ये वेद एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? तो ये एग्जिस्ट करते हैं इन द कॉस्मोस. तो कॉस्मोस के अंदर ये स्वर्स है, ये स्वरों को जब बद्ध किया जाए तो वो एक वेद बनता है. तो ऐसा ब्रह्मा जी के मुख से स्वयं प्रकट होते रहते हैं, और उन्हें वो ज्ञान कहाँ से मिला है? तो वो कहते हैं कि ब्रह्मन ने मुझे ये ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को ब्रह्मा जी फैला रहे हैं. ठीक है. अब उनके 4 मुख जो है, उसमें पूर्व,
पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, जिसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ बोलते हैं। तो इन चारों फेसेस से वो किस तरह से कौन से वेद का उच्चारण करते हैं ये सुन लीजिए। आपके लिए ये टेबल बनाया गया है कि उनका माउथ का डायरेक्शन अगर पूर्व है, मतलब जहाँ से सनराइज देखने को मिलता है उस ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ईस्ट डायरेक्शन में से ब्रह्मा जी ऋग्वेद का उच्चारण करते हैं। उसके पीछे वेस्ट डायरेक्शन में से वो सामवेद का उच्चारण करते हैं। साउथ फेस से वो यजुर्वेद का उच्चारण करते हैं और नॉर्थ फेस से वो अथर्ववेद का उच्चारण करते हैं। क्रमशः वेदों की रचना इस प्रकार की है कि जिसमें ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस तरह से उनका क्रोनोलॉजी चलता है। तो ईस्ट में ऋग्वेद, फिर साउथ में यजुर्वेद, वेस्ट में सामवेद और नॉर्थ में अथर्ववेद। इसका डिपिक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि ये अगर चतुर्मुखी ब्रह्मा के 4 मुख का डायरेक्शन है, तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो जहाँ ईस्ट है वहाँ आता है ऋग्वेद आर, जहाँ साउथ है वहाँ आता है यजुर्वेद, जहाँ वेस्ट है वहाँ पे आता है सामवेद और जहाँ नॉर्थ है वहाँ आता है अथर्ववेद। एंड यस, ये जो वेद है, इन वेदों के अंदर से you can find various technical aspects being explained through various other books, जिनको बोला जाता है द सब डिविजन ऑफ वेदास। बट ये कैसा सब डिविजन है? एक टेक्निकल सब डिविजन है। सर टेक्निकल सब डिविजन मतलब, टेक्निकल सब डिविजन मतलब कुछ इस प्रकार का डिविजन कि कोई बहुत स्पेशलाइज्ड या एक्सपर्टीज की बात हो, या कुछ ऐसा ज्ञान हो जिसे हमें वेदों में ना लेकर उपवेद के थ्रू भी दिया जा सकता है। तो ऐसा ज्ञान उपवेद में आता है, जहाँ पे पहला ऋग्वेद का एक उपवेद जो बनता है वो बनता है आयुहु वेदः, जिसका मतलब है जीवन से रिलेटेड वेद, मतलब जीवन को अच्छी तरह से, मतलब आयुष्य को अच्छी तरह से जीने का रास्ता, जिसे कहा जाता है आयुर्वेद। इसके बारे में कोई नहीं जानता ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वी ऑल नो अबाउट आयुर्वेद, इट इज अबाउट मेडिसिन। द सेकेंड वेद इज धनुर्वेद। Like I said in earlier of my speech that धनुर्वेद is more about धनुः इति धनुष्य। तो धनुष्य का मतलब है बो एंड एरो, ठीक है। तो अब ये धनुष्य का ज्ञान मतलब युद्ध का कौशल जिसमें सिखाया जाता है, वो जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद। दोस्तों इसके बाद सामवेद जो है, उस सामवेद का उपवेद जो है वो है म्यूजिकल रिदम्स एंड डिफरेंट वेज ऑफ चैंटिंग मंत्रास, सुक्तास, हिम्न। ये सब जो स्तुतिज या श्लोक वगैरह जो भी है, इनको गाने की पद्धति जो होती है उन्हें गंधर्व वेद में बताया गया है। और लास्ट आता है अथर्व वेद का हिस्सा, मतलब सब डिवीजन, और वो टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है? आर्किटेक्चर, जो कि बोला जाता है स्थापत्य वेद। स्थापत्य का मतलब है फाउंडेशन और फाउंडेशन का मतलब है आर्किटेक्चर। हाउ इज टाउन प्लानिंग डन, हाउ इज वास्तु डन, वास्तुशास्त्र हाउ डज इट वर्क, ये सब कुछ डिपिक्शंस दिए गए हैं अथर्ववेद के नॉलेज में। तो ये अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद, और स्थापत्य वेद के अंदर दिया गया है मोर अबाउट आर्किटेक्चरल नॉलेज। Are you getting this? I hope you get this. Next point that I would love to explain is that कि ये जो वेद है सर, इन वेदों में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका क्या रोल होता है। अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि वेद जब पढ़ने बैठते हैं, ये पढ़ा जब जाता है तो बेसिकली इट इज़ यूज्ड मोर टू परफॉर्म यज्ञस। अब ये जो हवन आदि जो क्रिया है, जो यज्ञ आदि क्रिया है, उनमें यूज़ होते हैं वेदों के, ज़्यादातर उन्हीं में प्रयोग होते हैं। अब ये जो वेदों के प्रयोग है, तो वेदों के प्रयोग के अंदर, ऋग्वेद के प्रयोग के अंदर जो बंदा ऋग्वेद जानकार है
उसका क्या रोल होता है यज्ञ करते टाइम, जो यजुर्वेद का जानकार है उसका क्या रोल होता है, और सामवेद और अथर्ववेद के रिस्पेक्टिवली उनके क्या रोल्स होते हैं ड्यूरिंग द यज्ञ परफॉर्मेंस। डियर स्टूडेंट्स, वेदा का जो नॉलेज है ज़्यादातर वो नॉलेज यज्ञ यज्ञादि कार्य कैसे किए जाए ये उनके बारे में बताता है। अब जैसे कि कोई हवन है या कोई यज्ञ है तो उसके अंदर मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सी, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े हवन में बहुत सारे ब्राह्मण्स बैठते हैं। क्यों बैठते हैं, उनका क्या काम होता है। अब जैसे कि कोई ब्राह्मण अगर ऋग्वेद पढ़ा हुआ है तो वो जो ऋग्वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण है उसको कहा जाएगा होत, होत या होत्री या होत्र। तो ये होत्र का मतलब क्या होता है। फिर यजुर्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को कहा जाएगा अध्वर्यु, अध्वर्यु का मतलब क्या होता है। फिर सामवेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को कहा जाएगा उद्गाता, तो ये उद्गता का मतलब क्या है। और अथर्ववेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को कहा जाएगा ब्रह्म, तो उनका क्या रेलेवेंस है और उनका क्या फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस पे यही पढ़ सकते हैं जो मैंने लिखा है। आप देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो होत जो है, मतलब जो ऋग्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं उन्हें कहा जाता है होत या फिर होत्री या होत्र। और वो क्या करते हैं, वो ऑफर करते हैं। मतलब आपने हवन देखा है ना, कभी कभी मस्ती मस्ती में भी लोग ये बोल देते स्वाहा स्वाहा। तो वो जो स्वाहा मतलब जो अर्पण करने वाला व्यक्ति है, जो ऑफरर है, उन्हें कहा जाता है होत। और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिसाइटिंग मंत्रस। और ब्राह्मण भी मंत्र पढ़ते ही है, पर ये जो ब्राह्मण हैं जो अपने हाथों से ऑफर करके मंत्र पढ़ते हैं, तो हिज रेलेवेंस इज द फर्स्ट रेलेवेंस या फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द होत। सेकेंड कम्स योर यजुर्वेद के ब्राह्मण जो कि है अध्वर्यु। अब ये अध्वर्यु क्या काम करते हैं, अध्वर्यु ब्राह्मण्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेदीज। आपने हवन में देखा होगा, हवन कुंड जो लगते हैं बड़े बड़े, अब उन्हें कहा जाता है यज्ञ वेदी। अब वो यज्ञ वेदी जो है उन्हें बनाने का काम, कि कौन से हवन में कितना बड़ा वेदी लगेगा, उसके बाद उसके अंदर अग्नि कैसे करना है, मतलब फायर कैसे प्रज्वलित करना है, और वो सेक्रिफिशियल वेसल कैसा होना चाहिए। हर यज्ञ, हर देव को अपने अपने भोजन के लिए अलग अलग हवन के साइजेस लगती है। तो वो जो साइजेस है, वाई आई नो द संस्कृत वर्ड्स फॉर दिस थिंग्स ऑल्सो, बट अगर वो हमने यूज़ किया ना तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। वाई, बिकॉज हम अपने ही कल्चर को बहुत सालों पहले इंग्लिश लिटरेचर के हाथों छोड़ चुके हैं। एंड दैट्स द ट्रू रियलिटी। आज हमको ये सब पढ़ना बर्डन लग सकता है, पर हमारे दादा परदादा, उनके दादा, ये यही सब पढ़ के अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो हमें अब जो पढ़ने को मिल रहा है, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर इंडियन रिच हेरिटेज। अब यहाँ अध्वर्यु जो है, अध्वर्यु ब्राह्मण क्या करते हैं, वो यज्ञ वेदी बनाते हैं, और वेदी का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा ये सब वही डिसाइड करते हैं। साथ में उनके यजुर्वेदिक मंत्र जो है वो तो उनके साथ रेडी ही रहेंगे। नाउ कम्स द थर्ड काइंड ऑफ ब्राह्मण हु आर उद्गत ब्राह्मण। अब ये उद्गत ब्राह्मण जो है वो सामवेद से बिलोंग करते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना सामवेद में गांधर्व वेद उसका सब डिवीजन था, मतलब उपवेद था। वो उपवेद जिसके अंदर म्यूजिक रिदम्स है, डिफरेंट वेज ऑफ चैंटिंग मंत्रस है, स्तुतिज है, स्तोत्रम्स है, तो ये सब जो ट्यून में लाते हैं, जो ट्यून में पढ़ा जाता है, जिसको छंद बोलते हैं, वो करने वाले ब्राह्मण को बोला जाता है उद्गत ब्राह्मण। एंड द लास्ट ओवर हियर इज द ब्रह्म। अब ये ब्रह्म ब्राह्मण जो है वो बिलोंग करते हैं अथर्ववेद से, और वो क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं इन तीनों के काम को। और साथ ही में स्तोत्र सूक्त या कुछ भी गाते टाइम अगर कोई गलती से मिस्टेक हो गया हो, है ना,
गलती से मिस्टेक। तो ऐसी कोई भी मिस्टेक है उसको सुधारने के लिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए ऑन द स्पॉट जो ब्राह्मण प्रस्तुत है उन ब्राह्मण को कहा जाता है ब्रह्म ब्राह्मण। 4 मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। ऋग्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को कहा जाता है होत्र, जो कि हवन का कार्य, उसके अंदर जो जो स्वाहा करना है या जो भी अर्पण करना है वो ऑफरिंग का काम करते हैं और रेसिटेशन उनका चालू रहता है। दूसरे होते हैं अध्वर्यु ब्राह्मण, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वेदीज एंड द प्लेस वो देखते हैं और वो बिलोंग करते हैं यजुर्वेद से। तीसरे हैं सामवेद के ब्राह्मण, जिनको कहा जाता है उद्गत, और ये क्या करते हैं, ट्यून्स एंड टोन्स का ध्यान रखते हैं। और लास्ट है अथर्ववेद के ब्राह्मण ब्रह्म, वो क्या करते हैं, वो करते हैं सुपरवाइज और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आर यू गेटिंग दिस माय डियर स्टूडेंट्स? अब क्या होता है कि इन 3 ब्राह्मणों की क्वालिफिकेशन दी है। सी, अगर आप इसको इस तरह से पढ़ने जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि सर ये बहुत डीप है, हमें ये वर्ड्स याद नहीं रहेंगे। ऐसा मत करो, आपको याद रखने के लिए बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ। जिस तरह हम किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं, जैसे लॉ को पढ़ते हैं, तो लॉ में क्या होता है, पहले उसके शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट दिए जाते हैं, मतलब दिस एक्ट विल बी कॉल्ड दिस, फ्रॉम दिस डेट इट विल बी इनटू इफेक्ट, ये उसका फर्स्ट सेक्शन। फिर डेफिनेशंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ ऑथोरिटीज, मतलब कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट को गवर्न करने के लिए जो अथॉरिटी है, जो कमीशन है या काउंसिल है, वो कंपोजिट कैसे होती है, मतलब उसको कैसे हम कंपाइल करते हैं। तो यहाँ भी वही है। पहले वेद के बारे में पढ़ा कि ये वेद है, वेदों के अंदर हमने पढ़ा उपवेद है, उपवेद के साथ हम जो वेद पढ़ रहे हैं उन वेद के ब्राह्मणों का क्या काम है और वो ब्राह्मण क्या काम करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं उन ब्राह्मणों के क्वालिफिकेशन के बारे में। अब क्वालिफिकेशन क्या होगा, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण होगा वो ऋग्वेद का एक्सपर्ट होगा, जो यजुर्वेद का ब्राह्मण होगा जिसे हम अध्वर्यु कहते हैं वो यजुर्वेद पढ़ा होगा, जो सामवेदिक ब्राह्मण है जिसको हम उद्गत बोलते हैं वो सामवेद पढ़ा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्हें कहा जाता है वेदत्रयी। वेदत्रयी, त्रयी का मतलब है 3 और वेदत्रयी का मतलब है वेद पढ़े हुए 3 ब्राह्मण। अथर्ववेद इनका ही एक ऑक्सिलियरी है, जैसे कि सर्विसेज जो हम बोलते हैं ना ट्रेड एंड कॉमर्स में, तो ये इस प्रकार का एक सर्विसेज की तरह जुड़ता है, पर उसे ऑफर करने के लिए आपको अलग से यज्ञोपवीत संस्कार करना पड़ता है। यज्ञोपवीत मतलब जिसको हम जनेऊ का प्रोग्राम बोलते हैं, जनेऊ उपनयन संस्कार। तो यज्ञोपवीत संस्कार आपका अलग से, अगर अथर्ववेद पढ़ना है तो सेकेंड टाइम यू नीड टू अक्वायर द जनेऊ। तो यहाँ पे हमने जो अभी तक पढ़ा है वो कुछ इस प्रकार है कि ऋग्वेद का सब, मतलब कि ऋग्वेद का उपवेद जो है वो है आयुर्वेद, जो कि रिलेटेड टू मेडिसिन है। फिर यजुर्वेद का जो सब उपवेद है उसका धनुर्वेद है। फिर सामवेद जो है उस सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, और जो अथर्ववेद है उसका स्थापत्य वेद है। और इन्हें पढ़ने वाले ब्राह्मण कौन कौन है, तो पहले ऋग्वेद पढ़ने वाले होत्र ब्राह्मण, यजुर्वेद पढ़ने वाले अध्वर्यु ब्राह्मण, सामवेद पढ़ने वाले उद्गत ब्राह्मण और अथर्ववेद पढ़ने वाले ब्रह्म ब्राह्मण। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कीप इट टिल हियर। और यहाँ तक हमने जो लेक्चर में कवर किया वो वेदा के बारे में है। इसके बाद के लेक्चर में वी विल सी द कांड, मतलब कि अलग अलग प्रकांड जो होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें होती है एक वेद के अंदर, उसके बारे में हम थोड़ा डीप थरो नॉलेज प्राप्त करेंगे। फॉर नाउ लेट्स कीप इट टिल हियर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। थैंक यू।